जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, देखिए आरआरबी जेईई का एग्जाम आप लोग का खत्म हो चुका है। आइए अब हम लोग टारगेट करने वाले हैं आपके जो आगामी एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से हमारे जो ग्लूकोज होते हैं वो क्या होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और वही पायरुवेट ऑक्सीजन की कमी से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। ओके, देखिए बेसिकली होता है क्या ना, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जब हम लोग श्वसन करते हैं तो जो श्वसन के थ्रू हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन जाता है ना, तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है हमारा, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हमारा कार्बन है उसके कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है। तो जब ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज टूटता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, तो ये जो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है ना, ये कार्बन के 3 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। ओके, और ये कार्बन के 3 मॉलिक्यूल में जब ये टूटता है तो ये प्रक्रिया हमारी होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर होती है। और ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जब ये ग्लूकोज टूट करके कार्बन के 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पायरुवेट। ओके, और यही पायरुवेट 2 प्रोसेस से हमारा डिफरेंट टर्म्स में आपका चेंज होता है। जैसे कि अगर ये जो पायरुवेट है, अगर ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन की कमी से ये पायरुवेट टूटेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, अवायवीय श्वसन इसके बोलते हैं। और अवायवीय श्वसन के थ्रू ही क्या होता है हमारा, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हमारे मांसपेशियों में जो थकावट पैदा होती है तो वो क्यों होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसको जलने के लिए ना सर्टेन अमाउंट में हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसीलिए ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो जो पायरुवेट है, जो कि हमारा आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, वो अच्छे से जल नहीं पाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो लैक्टिक एसिड होता है इसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 3 मॉलिक्यूल होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो फेफड़े होते हैं, हमारे जो लंग्स हैं, उनके अंदर बैलून की तरह क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, ट्यूब की तरह गोल गोल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं कुपिकाएं, ठीक है। ये कुपिकाएं होती क्या है, देखिए ये जो कुपिकाएं हैं, जो एल्वियोली है ना, ये एक गुब्बारे की तरह होता है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, जिससे आप बोल सकते हैं कि नसें हैं, ठीक है, जिनके अंदर से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। ओके, तो ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है एल्वियोली के अंदर, ये करते क्या है, ये गैस का एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करते हैं। कैसे, जैसे हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है इसको बाहर निकालने के लिए, और ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं उस ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में रनअप कराने के लिए, दौड़ाने के लिए क्या करता है, यही एल्वियोली मदद करता है। तो ये जो कुपिकाएं हैं एक बार में कितना एरिया कवर कर सकती हैं, 80 मीटर स्क्वायर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि जो एल्वियोली होती है मैक्सिमम हमारी कितने एरिया को कवर कर सकती हैं, तो 80 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी पसलियां होती हैं वो ऊपर उठती हैं कि नीचे बैठती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो हमारी पसलियां हैं, जो हमारी रिब्स हैं, ये ऊपर उठती हैं या नीचे बैठती हैं। तो जब सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते समय ये ऊपर उठती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो वो क्या होती है, नीचे बैठती है, ठीक है। और जो डायफ्राम होता है, सांस लेते समय चपटा हो जाता है, ठीक है, और सांस छोड़ते समय क्या होता है, आपका अपने जो इसकी करंट सिचुएशन होती है उसमें आ जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, सांस छोड़ते समय पसलियां नीचे बैठ जाती हैं, और सांस हम लोग जब लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो चपटा हो जाता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल सिचुएशन होती है उसमें आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है इसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं कि श्वसन के लिए जो मेन ऑर्गन है हमारा, उसमें
हीमोग्लोबिन क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मानव में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है, हीमोग्लोबिन। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आयरन धातु पाई जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन धातु पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो प्लाज्मा है ये किसका परिवहन करता है, प्लाज्मा किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो प्लाज्मा क्या करता है, फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, और कुछ जो हमारे बॉडी में नाइट्रोजन वेस्टेज बनते हैं ना, उनका भी परिवहन कराता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है, ठीक है, ये जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ये फेफड़ों से पहले कहां पर जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए फेफड़े क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो फेफड़े हैं यही तो ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, तो जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाके घुल जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर आप बोल सकते हैं इसको प्योर ब्लड। ठीक है, तो जब प्योर ब्लड हमारे लंग्स में से निकलता है तो वो हमारे कहां पर जाता है, लीवर में जाता है। ठीक है, जो हमारा हार्ट है उसमें जाता है। ठीक है, जब लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है तो कहां पर जाता है, हार्ट में जाता है। अब ये हार्ट में जो आता है तो हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। हम ह्यूमन बीइंग में हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। तो जो हमारा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये सबसे पहले हमारे बॉडी में कहां पर आता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यही 4 चैम्बर होते हैं हमारे। ठीक है, तो जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन वाला हमारे फेफड़ों से, तो वो एक वेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन के रास्ते से ये ब्लड आता है हमारा कहां पर, इस लेफ्ट एट्रियम में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, बायां अलिंद। हिंदी में क्या बोलते हैं, बायां अलिंद। तो ये बायां अलिंद में ब्लड कहां से आया है, फेफड़े से आया है, और वो फेफड़े से कौन सा रक्त आता है, प्योर ब्लड आता है। किस नली से आई है, पल्मोनरी वेन से आई है। तो ये लेफ्ट एट्रियम में पहले आता है, उसके बाद यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है इस तरह से, जो कि क्या करता है, जैसे ये लेफ्ट एट्रियम भर जाता है, खुल जाता है, और इसमें आ जाता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ये क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए क्या करता है, यहाँ से एक रास्ता होता है, या फिर आप बोल सकते हैं एक नली होती है, इसको बोलते हैं अरोटा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको महाधमनी। तो ये क्या करता है, यहाँ से ब्लड हमारा अरोटा क्या करता है, काफी प्रेशर से क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, ऊपर और नीचे दोनों, क्या करता है, ब्लड को काफी प्रेशर से पंप कराता है। ठीक है, तो ब्लड पूरी बॉडी में रनअप कर लेता है, और क्या करता है, सभी बॉडी के ऑर्गन से ऑक्सीजन दे देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कहां से लेकर आएगा, आएगा आपकी नीचे वाली बॉडी से, ऊपर वाली बॉडी से, दोनों से लेकर आके कहां मिलाएगा, इस राइट एट्रियम में। ठीक है, और राइट एट्रियम में आने के बाद क्या करेगा, यहां पर एक वाल्व होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, और फिर ब्लड आ जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं दायां निलय। और दायां निलय से क्या करता है, एक हमारा इसी तरह से एक और वाल्व लगी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी से ये जो हमारा आप बोल सकते हैं जैसे इम्प्योर ब्लड बोल सकते हैं, मतलब उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को क्या करता है, ये राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पर भेज देता है, लंग्स में, जिससे कि लंग्स क्या करे, उसमें फिर ऑक्सीजन डाल सके। तो ये पूरा सर्कल चलता है। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन इसी तरह बनता है कि जो ब्लड आता है तो पहले ऑक्सीजन वाला ब्लड किस में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, तो इसी को घुमा घुमा के आपसे पूछा जाता है। तो जब ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारा है जो, वो सबसे पहले फेफड़े से कहां पर आता है, बायां अलिंद में आता है। ओके, ये क्या है, बायां अलिंद, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब उसके बाद कहां पर जाता है, बायां निलय में। देखो यहां से इसके बाद आएगा ना, ये रहा बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब देखिए ये तो हो गई ऑक्सीजन रिच ब्लड की बात। अब हमारा आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या फिर आप बोल सकते हैं इनप्योर ब्लड। इनप्योर ब्लड मतलब क्या है, उसमें आपका ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये क्या होता है, हमारे पूरे शरीर से ब्लड क्या करता है, पूरे शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपने में मिला लेगा, और उसको लेकर के कहां पर आएगा, दायां अलिंद, ये रहा
राइट एट्रियम जिसको बोलते हैं, दाएं अलिंद में लेकर आता है। ठीक है, अब दाएं अलिंद में आने के बाद यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन होगा, फिर किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल जिसको बोलते हैं दायां नीलम, उसके बाद कहां पर आता है, दाएं नीलम में। ओके, तो ये होता है प्रोसेस हमारा पूरे ब्लड का, हमारे जो हार्ट में पूरा ब्लड सर्कुलेट करता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर अरोटा में आता है, पूरी बॉडी में ब्लड रन अप कर लेता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिला लेता है, लेकर कहां पर आता है, राइट एट्रियम में, फिर वहां से राइट वेंट्रिकल में, फिर कहां पर आता है, आपका लंग्स में चला जाता है। ठीक है, अभी हमने बोला कि ह्यूमन जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे ह्यूमन आपके हैं उनमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में, 4 चैम्बर। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ एम्फीबियन जिनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयचर। उभयचर कौन होते हैं, जो कि जल में भी रह लेते हैं और जो थल पे भी रह लेते हैं, मतलब जमीन पे भी रह ले और पानी में भी रह ले, उनको बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, फिश, मछली में कितने चैम्बर होते हैं, मछली में 2 चैम्बर होते हैं केवल। ठीक है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तदाब किससे मापा जाता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, लोग बोलते हैं ना मेरा बीपी हाई हो गया, मेरा बीपी लो हो गया, तो वो जो बीपी हाई लो होती है उसके मापने के लिए एक इक्विपमेंट होता है, एक उपकरण होता है, उस उपकरण को हम लोग बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं रक्तदाब मापी। ठीक है, तो ये जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है ये क्या करता है, रक्त का दाब मापता है। और देखिए, जो हमारे बॉडी में जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल ही क्या करता है, ब्लड को काफी प्रेशर से पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में जाने के लिए अरोटा के थ्रू। तो ये काफी प्रेशर से क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और जिसमें प्रेशर ज्यादा होगा उसकी वाल्व मोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा, वाल्व पतला रहेगा, तो क्या करेगा, उसको फाड़ देगा। तो वेंट्रिकल जो होता है इसमें वाल्व पाया जाता है, और ये क्या होता है, काफी थिक होता है। और जो क्या एट्रियम, ये रहा एट्रियम, राइट एट्रियम आपका, और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। ये सब क्या करते हैं, ये रिसीवर है, ब्लड को केवल रिसीव करते हैं। ठीक है, तो ये केवल रिसीव करने का काम करते हैं, तो इनको किसी प्रेशर की जरूरत नहीं है। जैसे इनके पास लोड बढ़ेगा, ये वाल्व खुलेगा, इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पर लोड बढ़ेगा, ये वाल्व खुलेगा, इसके अंदर आ जाएगा। मतलब ये सब क्या करते हैं, केवल आपका ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं, इनको कहीं भेजना नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो एट्रियम होता है इसके अंदर वाल्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लसिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फ, LYMPH, इसको बोलते हैं लिम्फ इंग्लिश में। तो ये लसिका है क्या, प्लाज्मा जानते हैं आप लोग, प्लाज्मा देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड किन 2 चीजों से मिलकर बना है, 2 चीजों से, एक होता है हमारा प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, ब्लड कार्पसल। ठीक है, तो प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 60%, और 40% क्या होता है हमारा ब्लड कार्पसल। अब ये जो ब्लड कार्पसल है, ब्लड कार्पसल में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब क्या है हमारे ब्लड कार्पसल है। 40% क्या है, प्लाज्मा है। तो ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में भी हमारा 90% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा और लिम्फ जो लसिका हम बता रहे हैं, दोनों का लगभग सेम ही नेचर होता है, मतलब दिखने में दोनों सेम ही लगेंगे, बट जो प्लाज्मा होता है, ये जो लसिका होता है, इसका क्या कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, ये रंगहीन होता है। और जो ये प्लाज्मा है, हालांकि ये आपका थोड़ा व्हाइट कलर में होता है, लेकिन एकदम रंगहीन होता है। प्लाज्मा में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, बहुत सारे अमाउंट में, बट ये जो हमारा लसिका है इसमें एज कंपेयर टू जो हमारा ये प्लाज्मा है ना, इसके कंपेयर में इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, तो लसिका क्या है, ये प्लाज्मा की तरह ही होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है प्लाज्मा के कंपेयर में। ठीक है, अब देखिए कुछ हमारे आपके टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो जाइलम होता है इसका काम क्या है। देखो जाइलम वर्ड में क्या आ रहा है, जल, मतलब जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन कराता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराता है पूरे प्लांट के अंदर। ठीक है, और इसका डायरेक्शन कैसे होता है, नीचे से ऊपर होता है, क्योंकि जड़ें ही क्या करती हैं,
पानी मिट्टी के अंदर से लेती हैं और उसको क्या करती है पूरे प्लांट में पहुंचाती है। तो जाइलम क्या करता है, वाटर और साथ ही साथ जो मिट्टी होती है, मिट्टी में से ही तो पानी ले रहा है, तो मिट्टी में क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं कुछ। तो बेसिकली जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। अब आता है फ्लोएम, ये भी क्या है, एक टिश्यू ही है। ये सब देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स और परमानेंट टिश्यू है। तो फ्लोएम का काम क्या है, फूड ट्रांसपोर्टेशन। देखो फ्लोएम, फ्लोएम से क्या मिल रहा है, फल, फल क्या है, एक तरह का फूड ही तो है। तो फ्लोएम बोलो चाहे फल बोलो, दोनों से मिलता जुलता वर्ड है। तो फ्लोएम क्या करता है, ये टिश्यू ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ठीक है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है, फ्लोएम टिश्यू, ओके। अब देखिए जो हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी का मेन थिंकिंग पार्ट कौन सा है, जो कुछ सोचने का करने का जो हम लोग सोचते हैं बराबर, जैसे दौड़ने की सोच रहे हैं, सोने की सोच रहे हैं, मोबाइल चलाने की सोच रहे हैं, जो थिंकिंग पार्ट होता है हमारी बॉडी का वो होता है फोर ब्रेन। अब ये फोर ब्रेन क्या है, देखिए जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, ये आगे वाला जो हिस्सा है, इसी से हम क्या करते हैं, हर एक चीज को सोचते हैं जो भी हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर का मेन थिंकिंग पार्ट कौन है, फोर ब्रेन, ओके। अरे दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इनवॉलंटरी एक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, तो ये जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं ये हमारी ब्रेन के किस पार्ट के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं, किस पार्ट से नियंत्रित की जाती हैं। तो देखिए जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, पहले आप लोग जान जाइए कि अनैच्छिक क्रियाएं जिसको कि इनवॉलंटरी एक्शन के नाम से जानते हैं, ये होती क्या है। अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छाओं से कंट्रोल ना हो उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। जैसे सपोज दैट अचानक से आपको छींक आ जाती है, तो क्या आप अपने छींक को रोक सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जो हमारा धड़कन, हार्ट बीट जो पंप धक धक कर रहा है, क्या आप इसको रोक सकते हैं, नहीं। तो ये सब जो हमारे बॉडी जैसे उल्टी आना, ये सब जो प्रोसेस होता है, ये सब क्या है, इन्वॉलंटरी एक्शन है। तो ये सब कैसे कंट्रोल की जाती है, तो ये हमारी बॉडी के मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से क्या होती है, कंट्रोल होती है, ठीक है। जो हमारा मध्य मस्तिष्क और जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट है, उन्हीं के थ्रू ये क्या होती है, कंट्रोल की जाती है, ओके। अब ये जो अनैच्छिक क्रिया है उनमें स्पेशली कुछ हमारी अनैच्छिक क्रिया है, जैसे कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ठीक है। क्या अपने ब्लड प्रेशर को अपनी इच्छा से अप डाउन कर सकते हैं, हाई और लो कर सकते हैं, नहीं, वो अपने आप ही होगा। सेलिवेशन, जो हमारे माउथ में लार बनता है, ठीक है। कोई भी स्वादिष्ट भोजन देखते हैं हम लोग तो हमारे मुंह में क्या होता है, अचानक से पानी आ जाता है, वो पानी नहीं होता है, वो एक लार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। अब ये सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। जो हमारी चिक्स है ये दोनों साइड की, इसकी इंटरनल क्या होती है, कुछ हमारी ग्लैंड्स पाई जाती है जिनको सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, उन्हीं से क्या होता है, हमारा सलाइवा रिलीज होता है, हमारा लार निकलता है। अब क्या है, वोमिटिंग, वोमिटिंग क्या है, उल्टी होना, ठीक है। जो वोमिटिंग होती है हमको, ये उल्टी भी हमारी क्या है, एक तरह की अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि हम इसको रोक नहीं सकते। तो ये सब जो स्पेशली हमने अभी यहाँ पर लिखा है, ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग होना, ये सब किससे कंट्रोल की जाती है, तो ये हमारी कंट्रोल होती है सेरिबेलम से, सॉरी सेरिबेलम नहीं, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है। ये हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से का भाग है, तो ये हमारा हिंड ब्रेन, ठीक है। जो हमारा हिंड ब्रेन एकदम पीछे वाला हिस्सा है, वहीं पर ये हमारा पाया था स्पाइनल कॉर्ड, इसी से क्या होती है, ये सब हमारी चीजें कंट्रोल होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हम लोग सीधे खड़े होकर टहलते हैं, ठीक है, ये जो सीधे होकर खड़े होकर टहल रहे हैं हम लोग, कोई साइकिल चला रहे हैं, ये सब किसके थ्रू कंट्रोल होता है, हमारी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारे बॉडी का बैलेंसिंग है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का बैलेंसिंग कौन कंट्रोल करता है, तो सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है, बेलम से क्या हो जाएगा, बैलेंस, तो हमारी बॉडी को बैलेंस कौन बना के रखता है, सेरिबेलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि है। इस पीयूष ग्रंथि का काम क्या है, पीयूष ग्रंथि करती है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, मतलब वृद्धि हार्मोन, ठीक है। अगर कोई जो मतलब है, अगर किसी की बॉडी में पीयूष ग्रंथि क्या करती है, ज्यादा हार्मोन रिलीज कर देगी तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर किसी की बॉडी में यही पीयूष ग्रंथि क्या करती है, आपका हार्मोन कम रिलीज करती है, तो वो क्या करेगा, वो छोटा हो जाएगा, उसकी हाइट कम बढ़ेगी। तो पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन
रिलीज करने के लिए, स्रावित करने के लिए इसको कौन प्रेरित करता है? तो ये होता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रेरित करता है हमारा वृद्धि हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन को निकालने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन प्रेरित करता है? तो ये है हमारा हाइपोथैलेमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लायरिंग जिसको हम लोग ग्राफ्टिंग नाम से भी जानते हैं, लायरिंग या फिर ग्राफ्टिंग, ये एक मेथड है किसके लिए? प्लांट को ग्रो करने के लिए या फिर न्यू प्लांट को पाने के लिए। लायरिंग और ग्राफ्टिंग इज अ मेथड टू ग्रो न्यू प्लांट। मतलब लायरिंग या ग्राफ्टिंग क्या है? एक तरीका है किसके लिए? न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए, नए प्लांट को उगाने के लिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। किस नाम से जानते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब ये देखिए, लायरिंग या ग्राफ्टिंग होता क्या है? आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा गन्ना होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में काट के मिट्टी में गाड़ देते हैं और हर एक पार्ट क्या होता है, नया गन्ना बन के तैयार हो जाता है। तो मतलब किसी भी हमारे प्लांट के पार्ट से नई प्लांट को बनाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, जैसे गुलाब वगैरह है, गुलाब की टहनियों को आप छोटे छोटे पार्ट में काट दीजिए और उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए, देखिए वहां से नया गुलाब का पेड़ क्या होता है, तैयार हो जाता है। तो ये सब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ पौधे देखिए ऐसे होते हैं जिनके बीज में नए पौधों के उगाने की ना क्षमता नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती है। मतलब उनके बीज को अगर आप मिट्टी के अंदर गाड़ भी देंगे तो उनसे क्या होगा, नया प्लांट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर बीज के अंदर इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो न्यू प्लांट को जनरेट कर सके, उनके कुछ एग्जाम्पल से आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो पहला हमारा बनाना है। ठीक है, बनाना हो गया, रोज हो गया, ऑरेंज हो गया, जैस्मिन हो गया। ये सब क्या है, हमारे ऐसे प्लांट हैं जिनके बीज में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि इनके बीज से आप नया प्लांट उगा सके। तो इनसे क्या किया जाता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवाया जाता है। मतलब इन्हीं के बॉडी के किसी पार्ट से क्या करते हैं, न्यू प्लांट को हम लोग डेवलप करते हैं। तो एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन से पौधे में, कौन से पौधे के बीज में नए पौधे को उगाने की क्षमता नहीं होती है। तो आपको ये चार ऑप्शन याद रखना है कि इनके पौधों के जो बीज होते हैं, इनमें आपका नए प्लांट को जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, आज दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन किया जाता है, मतलब जो हमारे प्लांट के पार्ट्स को काट करके न्यू प्लांट को जनरेट किया जाता है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार है जेनेटिकली सिमिलर होने के लिए, मतलब अगर आप किसी प्लांट को काट करके न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं, तो वो जो न्यू प्लांट होता है अपने जो पेरेंट बॉडी का प्लांट है, मतलब जो जिसका प्लांट का पार्ट है, सेम उसी की तरह वो क्या करता है, नेचर शो करता है। मतलब जेनेटिकली क्या होता है, उसी की तरह एकदम सेम होता है। मतलब जो फल वो देगा वो फल वही देगा, मतलब हर एक प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? तो ये होता है एंथर। एंथर क्या है? पुंकेसर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? पुंकेसर। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे को पैदा होने के लिए जो उसका सेक्स डिसाइड किया जाता है कि मतलब वो लड़का होगा कि लड़की होगी, उसके लिए भी क्या होता है, मेल बॉडी ही या फिर मेल पर्सन ही क्या होता है, ज्यादा इन्वॉल्व होता है। उसी तरह से जो प्लांट होते हैं, प्लांट के लिए भी हमारा कौन जिम्मेदार है जेनेटिकली सिमिलर होने के लिए? पुंकेसर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। और एंथर क्या है, ये एक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। ओके, अब देखिए जो भ्रूण होता है, भ्रूण को इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रॉय। ठीक है, ये जो एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय को जो भोजन मिलता है हमारे माँ के पेट में, ये माँ के पेट में भोजन उसको किस पार्ट से मिलता है? तो वो होता है गर्भनाल। इसको हिंदी में बोलते हैं गर्भनाल, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। तो बच्चे को माँ के पेट के अंदर जो भ्रूणावस्था में होता है बच्चा, तो उसको भोजन कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है, गर्भनाल के द्वारा मिलता है। तो भोजन तो मिल गया, लेकिन जब बच्चे को भोजन मिलेगा तो बॉडी के अंदर उसके कुछ वेस्टेज भी बनेंगे, जैसे मल हो गया, यूरिन वगैरह हो गया। जो ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इसी गर्भनाल से ही बाहर भी निकलता है। तो भोजन भी मतलब न्यूट्रिशन भी मिलता है, और जो उसकी बॉडी में वेस्टेज बनते हैं वो भी किसी से निकलता है, गर्भनाल से ही। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि माँ के पेट के अंदर बच्चे को भोजन कहाँ से मिलता है? गर्भनाल से। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, जब माँ के पेट में बच्चे को वेस्टेज बनते हैं बॉडी में, तो वो किस पार्ट से बाहर निकलता है? तो वो भी किससे निकलता है? गर्भनाल से ही निकलता है। मतलब न्यूट्रिशन भी होता है और जो उसकी बॉडी में वेस्ट बनते हैं वो भी इसी से निकलता है, गर्भनाल से ही।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो यूरिया होता है, एग्जाम में आपका यूरिया का फॉर्मूला पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यूरिया में आपसे पूछता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो कितने परसेंट पाया जाता है, 46%। ठीक है, नाइट्रोजन कितना होता है यूरिया में, 46% होता है। फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2। ठीक है। अब देखिए फिटकरी, जिसको हम लोग पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको लेते आया हूं। तो फिटकरी जिसको हम लोग पोटास एलम बोलते हैं, इसका होता है K2SO4 into Al2SO4 होल थ्राइस into 24H2O। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, जिसको हम लोग पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं। K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O, ये क्या है, ये हमारा फिटकरी है। अब इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आपका फॉर्मूला पूछ सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता क्या है, CaSO4 into हाफ H2O। ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये कैसे प्राप्त होता है, जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 into 2H2O। जब कैल्शियम सल्फेट को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम सल्फेट के 1.5 मॉलिक्यूल पानी के वाटर क्या होते हैं, बाहर रिलीज होते हैं, और हाफ पानी के जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो बच जाते हैं। इसी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की तरह रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।